वेलकम दोस्तों, ये एक क्विक सेशन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें कि हम डिस्कशन करने वाले हैं आरटीपी जो कि मई 2026 के एग्ज़ाम से पहले सीए इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट करी थी। यानी आरटीपी जो कि मई 2026 के लिए प्रेजेंटेड है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट इसके सभी क्वेश्चन हमारी किताब में से हैं, हमारी बुक में से हैं। तो अगर आपने हमारी बुक अच्छे से की हुई है सो यू आर ऑलरेडी कवर्ड, आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ बच्चों के पास टाइम कम होता है कि वो पूरी आरटीपी खुद पढ़ पाएँ, तो इसलिए इस शॉर्ट सेशन में मैं एक बारी क्विकली रिव्यू करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस को। कुछ जगह जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ कर रखी है वो गड़बड़ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सुनिए। पहला क्वेश्चन जो उनका है वो है रिस्क मैनेजमेंट यानी वैल्यू एट रिस्क का। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारी बुक का सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 एक एमसीक्यू है इसी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बेस्ड, तो उसी का दोबारा एमसीक्यू बना दिया उन्होंने। यानी मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मई 2025 की आरटीपी में भी था, और वो सेम क्वेश्चन ही उन्होंने मई 2026 की आरटीपी में भी दे दिया। लेकिन इनके आंसर में एक जगह चेंज है, और उस वजह से कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर एक आंसर चेंज कर दिया उन्होंने। एक्चुअली में वो चेंज नहीं किया, उन्होंने क्वेश्चन ही चेंज किया है और उस वजह से आंसर चेंज हुआ है। आइए पढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने वैल्यू एट रिस्क वाला किया हुआ है। मैं एक बार आपको अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ अपने कॉपी में। इनफैक्ट इसका सेशन हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कराया हुआ है। मिस्टर बुल वाला जो रिस्क टेकर वाला क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है डिट्टो। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि वैल्यू एट रिस्क के लिए हमारे पास कितना अमाउंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। उन्होंने कहा कि हमारा वैल्यू एट रिस्क, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये कहता है कि वैल्यू एट रिस्क उसके बराबर होगा जितना हमारा बैंक बैलेंस है। ठीक है जी। तो जितने पैसे हमने जमा कराए 11 करोड़ वो हमारे यूज़ होंगे, प्लस जो एफडी का बैलेंस सुबह सुबह वहीं पे अवेलेबल था मंडे को, वो भी यूज़ होगा। और 1000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस रखना है, वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो हम वैल्यू एट रिस्क मानते हैं इस अमाउंट को, यानी कितना अमाउंट हमारे पास टोटल यूजेबल है वो इतना पैसा है। अब इसे पूछने का ना तरीका अलग है। जैसे मैं आपको ये तो मैंने अपनी बुक में से पढ़वाया कि जो हमारी बुक में है यही क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आरटीपी मई 2025 में पढ़ाऊँ तो ये सिमिलर क्वेश्चन वहाँ पे भी था, वही सेम फिगर्स थी 11 करोड़ 63,42,000। पर तब जो फर्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा था, ध्यान से सुनो, तब पूछा था कि अमाउंट अवेलेबल विच कैन बी यूज बाय मिस्टर बी फॉर द पोटेंशियल एक्सपोजर, कि पोटेंशियल एक्सपोजर के लिए हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट हमने वैसे ही किया जैसे अपनी क्लास में पढ़ा था कि भैया 11 करोड़ प्लस जो 63,42,560 हमारी एफडी का पैसा है वो, और माइनस 1000। इसी तरीके से अमाउंट यूजेबल पता लगेगा, यानी ये वाला पैसा। ये तो बात हो गई तब जो हमारा आरटीपी मई 2025 की थी, और यही क्वेश्चन हमने क्लास में भी कर रखा है। ठीक है जी, यही हमने क्लास में भी कर रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सेम तरीके से हमने क्लास के अंदर भी वैल्यू एट रिस्क को डिस्कस किया हुआ है। फिर एक्स और वाई की हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली हुई है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। मैं इसका आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा, अपना हैंड रिटन सोल्यूशन भी दे दूंगा। जिन बच्चों के पास मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है उन्हें मैं सोल्यूशन भी दे दूंगा, अपने इस पूरी आरटीपी के हैंड रिटन सोल्यूशन भी दे दूंगा मेजरली सभी क्वेश्चनों के। ठीक है सर। सर हमें तो ये बात समझ आ गई, लेकिन अब ये बताओ कि इस बार की आरटीपी में क्या नया पंगा खड़ा किया है इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने ना सवाल ही अलग पूछा। देखो उन्होंने ये सवाल पूछा, द अमाउंट दैट विल नॉट, दैट विल, पहली बात तो इंग्लिश ठीक नहीं लिखी, लिखना चाहिए था द अमाउंट दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर टेकिंग पोजीशन ऑन द मंडे मॉर्निंग। वो यहाँ पे पता है पूछना क्या चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा अमाउंट है जो ये मिस्टर, नाम क्या था इनका, मिस्टर वाई, कि कौन सा ऐसा अमाउंट है जो मिस्टर वाई कंसीडर नहीं करेंगे। उन्होंने ना, यानी यहाँ पे लैंग्वेज ठीक नहीं लिखी। लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी द अमाउंट दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय मिस्टर वाई फॉर टेकिंग द पोजीशन, कि मिस्टर वाई किस फिगर को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टर वाई ने तो सिर्फ 11 करोड़ जमा किए थे। उन्हें ये जो एफडी मैच्योर हुई है इसके बारे में तो पता ही नहीं लगा, इसके बारे में पता ही मंडे शाम को लगा, अगर आप ध्यान से पढ़ो। तो अगर मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो वो कंसीडर नहीं करेंगे इस अमाउंट को। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अमाउंट यूजेबल है कितना,
तो यूजेबल अगर हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो मैनेजर के पास तो ये बैलेंस का एक्सेस है, तो वो तो यूज़ करेगा। यानी आप देख रहे हो 2 अलग-अलग पक्ष हैं। अगर मैं बोलूँ मिस्टर वाई मैं हूँ, मिस्टर वाई ने तो 11 करोड़ जमा किया, तो उसे तो अपने 11 करोड़ का पता है कि भैया हमारे 11 करोड़ यूज़ हो सकते हैं। उसे ये तो पता ही नहीं कि एफडी मैच्योर हुई है, वो भी पैसा यूज़ हो सकता है। आपको डिफरेंस समझ आया दोनों क्वेश्चनों में? ये फ़र्क है। तो इसीलिए इन्होंने जो आंसर किया है वो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। एग्ज़ाम वाले को मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछो तो भैया पूरी लैंग्वेज लिखो कि द अमाउंट व्हिच विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर टेकिंग द पोजीशन ऑन मंडे मॉर्निंग बाय मिस्टर वाई। अदरवाइज़ पोजीशन ले कौन रहा है? मिस्टर वाई तो ले ही नहीं रहे पोजीशन, पोजीशन तो उनका मैनेजर ले रहा है। तो उनका मैनेजर ने तो एफडी के बैलेंस को भी ऐड किया होगा, जैसा हमने क्लास में कराया है। तो आप घबराओ मत। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये क्वेश्चन बदल दिया उन्होंने, आंसर बदल दिया। अरे मेरे भाई, ना क्वेश्चन बदला ना आंसर बदला। ये वाला ये जो पूछा, ये पूछी ही अलग बात है उन्होंने। आंसर वैसे ही करना है जैसे हमने क्लास में करा रखा है आपको, जैसे हमने इस क्लास में आपको करा रखा है वैसे ही करना है अपने फुल लेंथ क्वेश्चन को तो सॉल्व। पर यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अलग है। क्वेश्चन यहाँ पे वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कौन से अमाउंट को आप कंसीडर नहीं करोगे, वो ये पूछ रहा है। तो भाई हमारा मैनेजर तो कंसीडर करेगा, हम नहीं कर रहे होंगे, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है जी, तो इसके लिए आंसर हो गया बी पार्ट। अगला है विच स्टॉक हैज़ अ वाइडर डिस्पर्जन, किसकी डिस्पर्जन ज़्यादा है, मतलब किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, किसकी वेरिएंस ज़्यादा है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्स और वाई दोनों को, आपको दोनों की रिटर्न पता है, प्रोबेबिलिटी पता है, तो पहले दोनों की मीन निकालोगे, फिर मीन को एक्स में से माइनस करके स्क्वायर करके इनटू प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, फिर उसका टोटल करते हैं। तो उससे हमारे पास बेसिकली ये क्योंकि स्क्वायर किया होता है तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब ध्यान से देखो इन दोनों में से ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी है? ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी है। इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये ज़्यादा वॉलेटाइल है ना? यानी वाई ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो हमें पता लग गया कि स्टॉक बी, इस क्वेश्चन में बी है वाई की जगह, तो बी ज़्यादा वॉलेटाइल है। वैल्यू एट रिस्क, विच फैक्टर डायरेक्टली इंक्रीजेज वैल्यू एट रिस्क? अगर आप ध्यान से देखो वैल्यू एट रिस्क का जो फॉर्मूला आप देखते हो, ये देखिए, जब हम वैल्यू एट रिस्क को निकाल रहे होते हैं तो फॉर्मूला के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन काम आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन काम आता है। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वैल्यू एट रिस्क होगा। तो यही पूछ रहा है कौन सा फैक्टर है जो वैल्यू एट रिस्क को डायरेक्टली इंक्रीज करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतना ज़्यादा हमारा वैल्यू एट रिस्क आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो रिस्क को नापता है और वैल्यू एट रिस्क भी रिस्क को नाप रहा है। तो वैल्यू एट रिस्क कितना बढ़ेगा? जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा। सिंस मिस्टर वाई इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल स्टॉक, तो वो किसे कंसीडर कर रहे हैं वार के लिए, यानी वैल्यू एट रिस्क के लिए? वो टोटल रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं। वैसे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टोटल रिस्क के दो हिस्से होते हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क, है ना? अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो डाइवर्सिफाइबल होता है। सिस्टमैटिक रिस्क वो है जो कि मार्केट का रिस्क है, जो सबके साथ है ना? बट क्या हम इन्हें अलग-अलग शो करते हैं? नहीं, इन्हें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2-4 क्वेश्चनों में हम अलग-अलग शो करते हैं। अदरवाइज़ तो हमेशा टोटल रिस्क को ही कंसीडर करते हैं। वैल्यू एट रिस्क में भी टोटल रिस्क को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कंसीडर करते हैं, बीटा को नहीं करते। बीटा जब होता है तो वो स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक रिस्क के लिए निकलता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। वैल्यू एट रिस्क के फॉर्मूला में हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क को डिनोट कर रहा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस टोटल रिस्क है। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, जब हम टोटल रिस्क की बात करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से डिनोट करते हैं। फिर उसके अंदर जब सिस्टमैटिक रिस्क आता है तो उसके अंदर बीटा को देखा जा रहा होता है ना? बीटा के स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। वो फॉर्मूले अलग हैं, जब अलग-अलग करने वाले। ठीक है जी, मेरी बातें याद हैं? शार्पी रेशियो, मार्कोविट्स, वो सब अलग टॉपिक्स हैं। अभी के लिए हमने ये बात समझ ली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहेंगे कि मैं ये वाला आंसर आपको दे दूँ, मैं डेफिनेटली ये हैंड रिटन सॉल्यूशन भी आपको साथ ही साथ दे दूँगा, ताकि आप इसे पूरा पढ़ पाओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कवर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या पूछा? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बिल्कुल सिमिलर है। मैं ना साथ-साथ लिखता भी जा रहा हूँ कि ये किस क्वेश्चन के जैसा है या किस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है हमारी बुक में। तो अगर हमारी बुक में ओल्ड वाली बुक का क्वेश्चन 29, अगर आपके पास 2024 तक का एडिशन है, 25 तक का एडिशन है, 26 वाला एडिशन तो खैर अभी उनका पेपर ही नहीं आया होगा। न्यू बुक में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इसके जैसा सिमिलर, बस परसेंटेज थोड़ी सी अलग है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ फॉरेक्स में, तो ये वाला क्वेश्चन यूके बेस्ड कंपनी वाला, जिसमें 2 अलग-अलग परसेंटेजेस थी डिपॉजिट लोन वाली, वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला। देखो क्वेश्चन के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको।
वो कहता है एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है, आप इंडिया में रहते हो, आप एक एक्सपोर्टिंग कंपनी हो, आपका नाम है राधे एंड सन्स, आप एक्सपोर्टेड ड्राई फ्रूट वर्थ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 मिलियन टू एन इम्पोर्टर इन सिडनी। आपने सिडनी में किसी बंदे को एक्सपोर्ट किया। देखिए ज़रा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। आप रहते हो इंडिया में, आपने सिडनी में किसी को एक्सपोर्ट किया, ठीक है जी। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपने सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में किसी को सामान भेजा, आपने एक्सपोर्ट किया है। जब आपने एक्सपोर्ट किया है तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको तो वहाँ से ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। वो कहता है जी AUD मिलेगी, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे कितने? 1 मिलियन, यानी आपको 1 मिलियन डॉलर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप तो प्रसन्न हो जाइए, लेकिन ये पैसे मिलने कब वाले हैं? 3 महीने बाद। टुडे एज देयर इज़ नो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल। कोई कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव का अवेलेबल नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं हमारे पास। अगर होता तो हम कंपेयर करते, मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड को, दोनों को कंपेयर करते हैं ना, इधर है ही नहीं कोई। तो वो क्या कहता है? वो कहता है जी हमें लग रहा है AUD डेप्रीशिएट हो सकता है, मतलब जब फॉरेन से पैसा आना है तब तक हो सकता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू कम हो जाए और हमें कम पैसा मिले। आज का स्पॉट रेट तो 64 है और 2 महीने के इंटरेस्ट हैं, तो मनी मार्केट इसमें हेज कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा? आप मुझे बताइए। अगर मुझे फ़ॉरेन से पैसा मिलना है, अगर मुझे आज से 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलने हैं, वो भी 1 मिलियन, तो मैं मनी मार्केट हेज कैसे हेज करता हूँ? इस सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, हम वहाँ पे पहले ही बोरोइंग कर लेते हैं। देखो हमें ये बात पता है कि हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए। कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए? हमें 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगा 3 महीने बाद। तो हम क्या करेंगे? हम आज ही बोरोइंग कर लेंगे। बोरोइंग कर लेंगे किस में? ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बोरोइंग करके आज ही स्पॉट रेट पे ही अपने घर ले आएंगे, यानी 3 महीने बाद नहीं लाएंगे। हम उस पैसे को आज की स्पॉट रेट पे ही अपने घर ले आएंगे और फिर इंडिया लाके डिपॉजिट कर देंगे अगले 3 महीने के लिए। इंडिया लाके डिपॉजिट कर देंगे अगले 3 महीने के लिए, ठीक है जी। यानी बोरोइंग कहाँ करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, और डिपॉजिट कहाँ करेंगे? इंडिया में। क्यों? हम इस तरीके से बोरोइंग करेंगे, इस हिसाब से बोरोइंग करेंगे कि वहाँ का जो बोरोइंग का लोन है वो और इंटरेस्ट मिलने के बाद टोटल 1 मिलियन बन रहा हो 3 मंथ्स बाद। मतलब हम इस हिसाब से बोरोइंग करेंगे कि जो हमारा बोरोइंग का अमाउंट है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है फॉर 3 मंथ्स, वो मिलाकर डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 मिलियन बन रहा हो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए ताकि हमें फ़ॉरेन से पैसे लाने ही ना पड़े। हम इस तरीके से लोन आज ही ले आएँगे लेके कि भैया हमारा लोन जो है कल को जब 1 मिलियन बैंक को देना होगा, वहीं से पैसे मिलेंगे, वहीं पे पे कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया में ही पैसे मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही पे कर देंगे। यानी हमें तब झंझट ही नहीं होगा अपने घर लाने का। हम पैसा आज ही ले आए, स्पॉट रेट पे ही उठा लाए और इंडिया में आके डिपॉज़िट कर दिया रुपीज़ में ही। तो फ्लक्चुएशन से हमें फ़र्क पड़ना बंद हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है इन दी मनी मार्केट हेज ऑफ अ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फॉरेन से डॉलर्स आने हैं। दी एक्सपोर्टर शुड, आपको क्या करना होगा? आपको बोरो करना होगा फॉरेन करेंसी में और इन्वेस्ट करना होगा डोमेस्टिक करेंसी में। यही बात हमारी हुई थी कि हम वहाँ से बोरोइंग करेंगे और इंडिया में डिपॉजिटिंग करेंगे। ठीक बात है, तो बी पार्ट हमारा आंसर है। अब आगे देखिए, इन केस राधे एंड कंपनी, राधे एंड सन्स अडॉप्ट मनी मार्केट हेज, द इंटरेस्ट रेट टू बी यूज टू कंप्यूट द अमाउंट बोरोड। आपने बोरोइंग कहाँ करी होगी? बोरोइंग करी होगी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे बताओ बोरोइंग रेट क्या है? यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बोरोइंग रेट है 5%, तो आपको 5% का बोरोइंग रेट देना पड़ेगा फॉर AUD, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोरो किए थे। इफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट इन AUD वर अवेलेबल, अगर वो कहता है अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता, वैसे तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि कोई अवेलेबल ही नहीं है ना। वो कहता है अगर अवेलेबल होता तो हम क्या करते? हम एक बार मनी मार्केट हेजिंग से आंसर निकालते और एक बार ही फॉरवर्ड रेट से आंसर निकालते, फिर कंपेयर करते विच एवर इज लोअर, नहीं सॉरी, विच एवर इज हायर, रुपीज़ में निकाल रहे होते ना, क्योंकि यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले में हमें कितना रुपया मिल सकता है, कितने रुपीज़ मिल सकते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा हम उसे एक्सेप्ट कर लेते। हम यानी उन्हें कंपेयर करते, जैसा हमने क्लास में ये वाले क्वेश्चन में किया भी हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा क्वेश्चन है, इसमें फॉरवर्ड रेट गिवन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 जो मैंने, ये नई बुक का 31 है, पुरानी बुक का देख लीजिएगा 27 है शायद, पुरानी बुक का 29 है, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे, जो तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमने सोल्यूशन किया हुआ है, देखिए
तो ये हमने ऐसे ही दिखाया है कि भैया हमें फ़ॉरेन से पैसे मिलेंगे, तो मनी मार्केट हेज में हम वहाँ लोन लेते हैं, फिर 3 मंथ्स के इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को पे बैक कर देते हैं, उस पैसे को इंडिया ले आते हैं, 3 महीने के लिए डिपॉज़िट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हम यूके में रहते हैं, मतलब क्वेश्चन फ़ॉरेन कंट्री का है। तो हम ये देखते हैं कि भैया हमें कितना पैसा मिलेगा अगर हम मनी मार्केट हेज करें या फिर अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करें, और इन दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज़ हायर उस अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। याद है क्वेश्चन नंबर 31 आपको? वैसा ही इस क्वेश्चन में करना चाहिए। बट क्या इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में सॉल्व करना है? नो। इंस्टीट्यूट ने इतना प्यारा क्वेश्चन बनाया है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो थैंक यू बोल देना भाई, लिख कर मत आना कहीं लिखा हो चीटिंग मानी जाएगी। थैंक यू बोल देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना आसान है, देखने में बड़ा मुश्किल है कि हम इसे सॉल्व करें। उन्होंने सॉल्विंग ही नहीं मांगी, कहीं पे भी वैल्यू मांगी ही नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बना दिया कि भाई अगर फॉरवर्ड रेट होता तो क्या करते, हम उसको मनी मार्केट हेज के साथ कंपेयर करते, उसे मनी मार्केट हेज के आंसर के साथ कंपेयर करते फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी, कि भाई किस में एफिशिएंसी ज़्यादा है, किस में हमें ज़्यादा फायदा है। फिर वो कहता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या मानती है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये मानती है कि कोई आर्बिट्राज नहीं हो सकती। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज थ्योरी ये मानती है कि दो देशों का एक्सचेंज रेट में उतना ही डिफरेंस आता है जितना उनके इंटरेस्ट रेट में आता है। तो याद है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती थी? वो यही बोलती थी कि फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट अगर हम लिखें तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन रुपीज़ अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन डॉलर, जब अगर हमारे पास इंटरेस्ट पर डॉलर वाला रेट होता था। याद आ रहा है आपको फॉर्मूला? तो ये बेसिकली ये अज्यूम करता है कि कोई आर्बिट्राज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक देश से पहला लोन ले लो, दूसरे देश में इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा कमा लो, ऐसा नहीं हो सकता। ये मानता है जब हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी मानते हैं। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाया था, चारों के चारों पार्ट सिर्फ थ्योरेटिकल थे, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करना था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इन क्वेश्चंस पे। एडवांस कैपिटल बजटिंग का अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो ये सेम क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन हमारी किताब में है। ओल्ड बुक अगर आपके पास है तो उसमें क्वेश्चन 27 है, जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है हमारी उसमें क्वेश्चन नंबर 30 बन गया ये। तो अब इसे पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का मैंने ना अपने वाले तरीके से सोल्यूशन भी आपको दिखा दिया है। वैसे मेरे को ना सेम की जगह सिमिलर कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें फिगर्स मैंने चेंज करी हैं, तो मैंने इसी तरीके से डिट्टो, मतलब क्वेश्चन सेम ही है, बस फिगर्स का मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो मैंने सिमिलर लिख देता हूँ मैं इसे। बट मैंने इसको अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया आपको, जैसे मैं क्लास में कराता हूँ कि भाई अगर हम ट्रक को, आप क्वेश्चन खुद पढ़िएगा, पहले यहाँ ना वीडियो पॉज कर करके देखो, पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, अब मेरी बात सुनो कि अगर हम 1 महीने में रिप्लेस कर, अगर हम 1 साल बाद रिप्लेस करते हैं ट्रक को, 2 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी रिप्लेस करेंगे ट्रक खरीदना तो पड़ेगा ही, ट्रक की परचेज कॉस्ट है। 1 साल बाद रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ 1 साल के लिए खर्चा कर रहा होगा। 2 ईयर्स बाद रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का खर्चा किया होगा। 3 ईयर बाद रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का खर्चा किया होगा। और फर्स्ट ईयर बाद अगर बेचेंगे, रिप्लेस करेंगे तो पुराने वाले को बेचेंगे, पुराना वाला बेचेंगे 350 का, 2 साल बाद बेचेंगे तो 210 का, और 3 ईयर्स बाद बेचेंगे तो 90,000 का। तो इन सबको टोटल करके ये हमारे पास कॉस्ट आ गई टोटल, ये नेट कैश आउटफ्लो आ गया। लेकिन ये तब आया जब 1 ईयर बाद एसेट बेचा, ये 2 साल बाद बेचा, ये 3 साल बाद बेचा। अब ये तीनों कंपेरेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ इक्वल नहीं है। तो इन सबको क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ लाइफ से डिवाइड कर दो, इसे 1 ईयर के पीवी फैक्टर से डिवाइड कर दो, इसे 1+2 मतलब दोनों साल के पीवी फैक्टर से डिवाइड कर दो, और इसे 3 साल तक के क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर को ऐड करो, मतलब पीवी फैक्टर्स को ऐड करो, उससे डिवाइड करो। तो ये एनुअल आंसर आ गया। अब ये हमारे पास एनुअल आंसर आ गया। तो जब हमारे पास ये तीनों के तीनों केसेस एनुअल आ गए, इनमें सबसे कम आउटफ्लो ये वाला है, यानी हमें 2 ईयर्स बाद एसेट को रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि हमारी लोएस्ट कॉस्ट आ रही है 2 ईयर्स की रिप्लेसमेंट साइकिल में। तो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल क्या है? 2 ईयर्स की, हर 2 साल बाद एसेट रिप्लेस कर देना चाहिए, ये मतलब हुआ। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे किताब में बॉन्ड वैल्यूएशन का न्यू बुक में क्वेश्चन 28 है, ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सारी फिगर्स बस 4 गुना हो गई हैं। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमने अपनी बुक में क्वेश्चन प्रिंट किया है उसमें से सारी फिगर्स इन्होंने इंटू 4 कर दी हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया अपनी बुक में उसमें यहाँ 250 है, यहाँ 12 है, तो बाकी मतलब ऐसे सारी फिगर 4 से डिवाइडेड है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर एक फिगर को 4 से इंटू कर दिया है। तो आप घबराएं नहीं, आपने वैसे ही करना है। मैं इसका आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ चला गया, ये रहा। देखिए जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब अगर आप चाहें तो
पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर मेरे साथ आगे पढ़िए कि भाई कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप बॉन्ड को आज ही शेयर्स में कन्वर्ट कर दो तो कितने हैं। कन्वर्जन रेशियो है 20 और शेयर का प्राइस है आज का 48, तो हमें अगर आज ही बॉन्ड को मैं शेयर में कन्वर्ट करूँ तो 960 रुपीज़ मिल सकते हैं शेयर्स के। और परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क मतलब जितना अभी शेयर का प्राइस है अगर वो नीचे चला गया तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बन जाएगा। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है कि जिस बॉन्ड में कोई कन्वर्जन का फीचर ना हो उसे बोलते हैं स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड देखते हैं। तो ये डाउन साइड रिस्क है। फिर प्रीमियम हम तीनों तरीके से निकालते हैं, तीनों तरीके से निकाल दिया। और कन्वर्जन पैरिटी, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा थॉट की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इसे पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से इसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ रखा है रिवीजन में खुद ही, बट अगर फिर भी एक बार देखना चाहते हो तो देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया कि हमारी बुक में कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये हमारी बुक का सेम क्वेश्चन है, ओल्ड बुक का 8th, न्यू बुक का 19th। ठीक है, इसका भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ये रहा इसका सोल्यूशन हैंड रिटन, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक ही बारी में समझ आ जाएगा, ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ओल्ड बुक में, क्वेश्चन ओल्ड बुक का 6th है, नई बुक का 12th है, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ईवीए वाला। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ईवीए और एमवीए वाला। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ओल्ड बुक में 32 था, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑप्शंस वाले चैप्टर का, और न्यू बुक में क्वेश्चन 14 है। लेकिन फ़र्क क्या है, हमसे इन्होंने ये अमाउंट्स डबल कर दिए हैं, ये सारे के सारे अमाउंट। अब याद करो, ये वही वाला क्वेश्चन है जो नवंबर 23 में भी आया था, यानी ये सेम क्वेश्चन नवंबर 23, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन नवंबर 23 के एग्जाम में भी था, है ना। और मैंने बोला था बहुत लोगों के इसमें मार्क्स कटे थे, तो मैंने इसे कंपैरिजन वाले मेथड से बताया था, बाइनोमियल मॉडल भी और रिस्क न्यूट्रल मॉडल भी। इसे रिवाइज करना, ज़रूर रिवाइज करना, ठीक है ना। तो अगर आप बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल मॉडल को कंपेयर कर लेते हो तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, इसका आंसर ज़रूर देख के जाना, मतलब इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना, ठीक है, मेरे हिसाब से ज़रूर देख के जाना इस क्वेश्चन को। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था, ये बाइनोमियल मॉडल के थ्रू और ये रिस्क न्यूट्रल मॉडल के थ्रू, दोनों का सेम रिजल्ट है। एक्चुअली में दोनों सेम ही फॉर्मूला से बने, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट कह रहा है अलग अलग तरीके से दिखाओ, इसलिए हमने अलग अलग तरीके से दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया। इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ओल्ड बुक का 4th है, न्यू बुक का 13th है। सेम क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में, हमारी बुक में भी डिट्टो एकदम सेम क्वेश्चन है, डिस्कस्ड है क्लास के अंदर। और इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ 8th का, ये रहा, ये क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर कर रखा है। ठीक है जी। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन सिमिलर है, मतलब इसमें फिगर्स थोड़ी फ़र्क है, बट ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर कर रखा है। ये ओल्ड बुक का 8th है, न्यू बुक का 16th क्वेश्चन है। ये आंसर मैं आपको अपनी बुक में से, अपने कॉपी का दिखा देता हूँ कि कैसे हमने किया था, ताकि आप इस आंसर को समझ पाएँ इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना। मैं आपको उसकी थोड़ी बेटर प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ अपने बुक्स में से, अपने नोट्स में से। देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 16th का था ना मैंने, जी हाँ, न्यू पब्लिकेशन का क्वेश्चन 16th। तो ये रहा, जैसे मैंने क्लास में कराया, देखो मैंने क्लास में इसे कैसे कराया था, प्रेजेंटेशन छोटी कर दी थी, वैसे ही आप भी करना, ट्राई करना इस क्वेश्चन को आज घर पे। इंस्टीट्यूट ने अच्छा आंसर दिया हुआ है प्रिंट करके, बढ़िया, आप उसे फॉलो कर सकते हो बिल्कुल। देखिए पता है पहले क्या करो, हमारे पास दो गिवन है, पहले डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक कंपनी का भी गिवन है और मार्केट का भी गिवन है। तो आप पहले, और आपको ये बात पता है जब 4 साल का डेटा गिवन होता है तो रिटर्न 3 साल की ही निकल पाती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है उसके लिए ओपनिंग प्राइस अवेलेबल नहीं होता। जैसे अगर 4 ईयर्स का डेटा है, मैं जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 16 रीड भी करवाता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन 16 हमारी बुक का, ये देखो क्वेश्चन 16 को देखो, जैसे अब इसमें 4 साल की कृष्णा के प्राइजेस गिवन है 4 साल के, लेकिन फर्स्ट ईयर का ओपनिंग प्राइस गिवन नहीं है ना, फर्स्ट सब हर ईयर का क्लोजिंग प्राइस है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर के आंसर नहीं निकल पाते, सेकेंड ईयर से आंसर निकलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ये फॉर्मूला लगा के रिटर्न निकाली। ऐसे ही मार्केट के लिए भी डिविडेंड यील्ड मार्केट का अलग से गिवन था, तो कैपिटल गेन भी निकाल दिया, और मार्केट की भी डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड निकाल के टोटल रिटर्न निकाल दी मार्केट की। यानी ये रिटर्न ऑफ एक्स हो गई एक सिक्योरिटी के लिए, ये रिटर्न ऑफ एक्स हो गई मार्केट के लिए, रिटर्न ऑफ एम हो गई मार्केट के लिए।
अब हमें बीटा निकालना है, तो बीटा का ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता है, x माइनस एक्स बार इंटू एम माइनस एम बार अपॉन सिग्मा एम माइनस एम बार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों रिटर्न लिखेंगे कृष्णा लिमिटेड की, तीनों रिटर्न लिखेंगे मार्केट की। ये x हो गया, ये m हो गया। पहले इन सब को टोटल करो, टोटल करके डिवाइड बाय n करो, तो ये x बार आ गया, यानी मीन ऑफ x आ गया, ये मीन ऑफ मार्केट आ गया। अब ये जो x बार और y और m बार आ गया, इन्हें माइनस करिए, x माइनस एक्स बार m माइनस एम बार, माइनस किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये जो टोटल आया। ऐसे ही m माइनस एम बार का स्क्वायर भी कर दिया, इन तीनों का स्क्वायर भी कर दिया खाली, तो इसे टोटल भी कर दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू एम माइनस एम बार का टोटल और सिग्मा m माइनस एम बार का स्क्वायर, उसे डिवाइड किया, तो इन दोनों को डिवाइड करके 1.91 आ गया। अब हमारा आंसर और ICI के आंसर में थोड़ा सा पॉइंटों का फ़र्क था, इतना डिफरेंस चलता है, इतना डिफरेंस चल जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। अब इन्होंने कैसे किया है क्वेश्चन नंबर 9 को, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बस फिगर्स अलग हैं। देखो इन्होंने भी 4 ईयर्स का डेटा दिया, बट ये प्राइसेस अलग दे दिए, इन्होंने प्राइस थोड़े चेंज कर दिए। तो आप पहले क्या करो, AK लिमिटेड की रिटर्न निकालो 3 ईयर्स के लिए, फिर मार्केट की रिटर्न निकालो 3 ईयर्स के लिए, तो ये x हो जाएगा, ये m हो जाएगा। फिर x बार निकालो, m बार निकालो, फिर x माइनस एक्स बार m माइनस एम बार निकालो, उसका टोटल करो और वो न्यूमरेटर में रखो, और m माइनस एम बार का होल स्क्वायर करो, उसका टोटल करो, डिनोमिनेटर में रखो, तो डायरेक्टली बीटा आ जाएगा। देखें इन्होंने क्या किया है, अगर आप इनके क्वेश्चन को देखो, इन्होंने भी 3 ईयर्स की रिटर्न निकाली, फिर ये मार्केट की 3 ईयर्स की रिटर्न निकाली, यानी मैं ये कह सकता हूँ, ये उन्होंने निकाली रिटर्न ऑफ x, ये निकाली रिटर्न ऑफ मार्केट, फिर ये रिटर्न ऑफ x हो गई, ये रिटर्न ऑफ मार्केट हो गई। फिर उन्होंने एक और तरीके से किया, ये भी एक अच्छा तरीका है बीटा निकालने का, कि उन्होंने x और y को डायरेक्टली इंटू किया और y स्क्वायर किया, और उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। बट आप फॉर्मूला ये भी लगा सकते थे और दूसरा भी लगा सकते थे। मैं एक बारी आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से दिखाता हूँ कि बीटा के 5 फॉर्मूला क्या थे, ये रिकॉल कराता हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें मैंने बीटा के ये 5 फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। एक बीटा का मतलब होता है चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न, एक होता है कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, एक होता है कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी विद मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, एक होता है ये वाला जिससे मैंने कराया क्वेश्चन, एक होता है ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला जिससे इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया, इंस्टीट्यूट ने इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व किया। एक ही बात है बेटे, मतलब आप इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, दोनों में से किसी भी एक से सॉल्व करो, नेट रिजल्ट बराबर ही आएगा। तो हमने इससे सॉल्व कराया, उन्होंने इससे सॉल्व कराया, बट आई होप आपको मेथड क्लियर हो गए होंगे दोनों, कि आप x माइनस एक्स बार m माइनस एम बार अपॉन m माइनस एम बार का होल स्क्वायर करके कर सकते हो, या डायरेक्टली x इंटू एम, एक्स एम को मल्टीप्लाई कर दो n टाइम सिग्मा एक्स बार y एम बार सिग्मा एम स्क्वायर माइनस n टाइम सिग्मा मतलब m बार का होल स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो उन्होंने दोनों मेथड आपके लिए ओपन रखे हैं, आप किसी भी मेथड से करो, उन्होंने इस वाले फॉर्मूला से कर दिया है। बहुत बढ़िया, तो 9th क्वेश्चन भी अब आपको समझ आ गया, करेक्ट। 10th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये सेम क्वेश्चन हमारे पास है फॉरेक्स में। अब इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रखा हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन फॉरेक्स में कराया आपको, सेम क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है फॉरेक्स में, ओल्ड बुक का 77th क्वेश्चन है, न्यू बुक का 51st क्वेश्चन है। इन्होंने आंसर अच्छा किया है, इनके आंसर को आप फॉलो कर सकते हो बिल्कुल। 2 ऑप्शन है कि या तो जापानीज येन में ही इन्वेस्टमेंट करें या फिर USD में इन्वेस्टमेंट करें, दोनों के हिसाब से आंसर किया है। दोनों में गेन देख लिया, अब दोनों में गेन बराबर आ गया। अब दोनों में गेन क्योंकि बराबर आ गया, तो ऑब्वियसली जहाँ ट्रेजरी बिल है वहाँ रिस्क कम है, तो वहाँ इन्वेस्ट करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी डाला था, याद करो अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो सेम क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में भी रखा था आपने, कि अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन हो और दोनों ऑप्शन में बराबर कमाई आ रही हो, तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है हमारी बुक में, ओल्ड बुक का 54, न्यू बुक का 16, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ये रहा इसका सोल्यूशन, एज पर हमारे मेथड से, जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ क्लास में, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, 12th क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा, हमारी ओल्ड बुक का 35, न्यू बुक का 36, ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। इसके लिए इन्होंने बहुत प्यारा आंसर दिया हुआ है, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड वगैरह वाले चैप्टर आपने अच्छे पढ़े में डिटेल में, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। वरना आपके पास हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 35, 36 के सोल्यूशन है, उन्हें रेफर कीजिएगा। सिक्योरिटी एनालिसिस
क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेक्योर्ड टनल सेप्टर का हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर क्वेश्चन है, वही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला, तो इसे आप कर लीजिएगा। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे या तो हमारी बुक के बिल्कुल जैसे हैं, फिगर्स थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, डबल कर दी, हाफ कर दी, 4 गुना कर दी, या सेम ही क्वेश्चन प्रिंट कर दिए। तो आरटीपी में कुछ भी नया नहीं है सच, जो भी नए भी बातें थी वो सारी की सारी हमारी बुक में पहले से ही कवर्ड है। ठीक है जी, ये चैप्टर की शायद मैंने आपको रिविजनरी वीडियो नहीं दी हुई, अगर आप कहेंगे, बट वो बड़ी हो जाएगी, 2.5-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में लिख देना, मैं इस पूरे चैप्टर की वीडियो डाल दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डेड है इस चैप्टर की वीडियो। अगर आप चाहेंगे तो मैं रात को डाल दूंगा, अगर बट मुझे लगता है आपने पढ़ लिया होगा अब तक, क्योंकि नोट्स में है आपके पास क्लासेस में तो है ही ये सब। बट फिर भी अगर आप एक बार रिव्यू वीडियो डलवाना चाहते हैं तो इसकी पूरे चैप्टर की वीडियो है मेरे पास, मैं वो डाल सकता हूँ। और अदरवाइज़ बाकी सारे चैप्टर्स की ब्रह्मास्त्र आपके पास है। अब आपने पढ़ना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ भाई। ब्रह्मास्त्र पढ़ो, प्लस जो मैंने कंपाइलर बना के दिया है, कंपाइलर दिया है पिछले कुछ ईयर्स की आरटीपी और एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज बांट के, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो जो कंपाइलर है वो, और ब्रह्मास्त्र के नोट्स, ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र के सॉल्यूशन, ये सब कुछ हमारी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है www.canitanguru.com, इसके फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप फ्री रिसोर्स सेक्शन में चले जाते हो तो आप पहुंच जाओगे इस जगह पे, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये सॉल्यूशंस भी फ्री रिसोर्स सेक्शन में मैं डाल दूंगा, अभी के अभी जितने भी सॉल्यूशंस हैं आरटीपी के वो मैं डाल दूंगा। ठीक है जी, ऑल राइट, अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बस जिनमें आपको डिफिकल्टी लगती है, जिनमें आप अटक रहे हो, वो पढ़ लो एक बार दोबारा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम करके आना।